न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण को मायावती ने कौन सी चुनौती बताई? अब्बास अंसारी की विधायकी गई, अब आगे क्या? पीएम मोदी के कानपुर दौरे से पहले किया था हल्ला बोल प्रदर्शन। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण को मायावती ने कौन सी चुनौती बताई? बीएसपी चीफ के अपराध और लॉ एंड ऑर्डर पर कई बड़ी बात। बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य में बढ़ते अपराध, जातिवाद और सांप्रदायिक तनाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने प्रदर्शन की बिगड़ती कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नाम पात्र का रह गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश के नए डीजीपी के सामने आने वाली चुनौतियों को भी बताया। गौरतलब है कि प्रशांत कुमार के बाद राजीव कृष्ण को कार्यवाही डीजीपी बताया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में खासकर उत्तर प्रदेश में समाप्ति और आपराधिक तत्वों का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण समाज में जातिवाद और सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय, अत्याचार और आम जनता को जबरन उजाड़ने जैसी घटनाएं तेजी से सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति साफ दर्शाती है कि राज्य में कानून का शासन सही रूप से काम नहीं कर रहा है। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण को मायावती ने कौन सी चुनौती बताई? बीएसपी चीफ के अपराध और लॉ एंड ऑर्डर पर कई बड़ी बात। बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य में बढ़ते अपराध, जातिवाद और सांप्रदायिक तनाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने प्रदर्शन की बिगड़ती कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नाम पात्र का रह गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश के नए डीजीपी के सामने आने वाली चुनौतियों को भी बताया। गौरतलब है कि प्रशांत कुमार के बाद राजीव कृष्ण को कार्यवाही डीजीपी बताया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में खासकर उत्तर प्रदेश में समाप्ति और आपराधिक तत्वों का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण समाज में जातिवाद और सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय, अत्याचार और आम जनता को जबरन उजाड़ने जैसी घटनाएं तेजी से सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति साफ दर्शाती है कि राज्य में कानून का शासन सही रूप से काम नहीं कर रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अब्बास अंसारी की विधायकी गई, अब आगे क्या? उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। शनिवार को मऊ कोर्ट ने हेट स्पीच केस में सजा का ऐलान किया। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और उनके चाचा मसूर अंसारी को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की और मसूर अंसारी को मामले में 6 माह की सजा सुनाई है। उन पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 साल या अधिक की सजा सुनाए जाने के साथ ही अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो गई है। कोर्ट के सजा के ऐलान के बाद फैसले की कॉपी विधानसभा सचिवालय भेजी जाएगी। हालांकि कोर्ट के सजा सुनाए जाने के साथ ही उपसभा विधायक की विधायकी खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब निगाहें यूपी विधानसभा सचिवालय पर टिक गई है। विधानसभा सचिवालय अब शीघ्र ही अब्बास अंसारी की मऊ सीट को रिक्त घोषित करेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय की ओर से चुनाव आयोग को दे दी जाएगी। माना जा रहा है कि सोमवार को यूपी सचिवालय की ओर से कोई घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। शनिवार को मऊ कोर्ट ने हेट स्पीच केस में सजा का ऐलान किया। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और उनके चाचा मसूर अंसारी को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की और मसूर अंसारी को मामले में 6 माह की सजा सुनाई है। उन पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 साल या अधिक की सजा सुनाए जाने के साथ ही अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो गई है। कोर्ट के सजा के ऐलान के बाद फैसले की कॉपी विधानसभा सचिवालय भेजी जाएगी।
हालांकि कोर्ट के सजा सुनाए जाने के साथ ही सुपसभा विधायकी खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब निगाहें यूपी विधानसभा सचिवालय पर टिक गई है। विधानसभा सचिवालय अब शीघ्र ही अब्बास अंसारी की मऊ सीट को रिक्त घोषित करेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय की ओर से चुनाव आयोग को दे दी जाएगी। माना जा रहा है कि सोमवार को यूपी सचिवालय की ओर से कोई घोषणा हो सकती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के कानपुर दौरे से पहले किया था हल्ला बोल प्रदर्शन। महानगर अध्यक्ष समेत 300 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से एक दिन पहले सिपाहियों ने बिजली संकट, बिजली के निजीकरण और महंगाई के विरोध के बिना अनुमति के हल्ला बोल प्रदर्शन किया था। पुलिस ने महानगर अध्यक्ष, महासचिव समेत 5 नाम दर्ज कर और लगभग 300 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। इस कार्रवाई को लेकर सपाइयों में गुस्सा है। कानपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एकता चौकी एसआई नीति कुमार ने बताया कि नवीन मार्केट स्थित सपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। बिना किसी अनुमति के शिक्षक पार्क से कलेक्टर तक हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रैफिक अस्त व्यवस्थित हो गया। राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सपाइयों की भीड़ इकट्ठा थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से एक दिन पहले सिपाहियों ने बिजली संकट, बिजली के निजीकरण और महंगाई के विरोध के बिना अनुमति के हल्ला बोल प्रदर्शन किया था। पुलिस ने महानगर अध्यक्ष, महासचिव समेत 5 नाम दर्ज कर और लगभग 300 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। इस कार्रवाई को लेकर सपाइयों में गुस्सा है। कानपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एकता चौकी एसआई नीति कुमार ने बताया कि नवीन मार्केट स्थित सपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। बिना किसी अनुमति के शिक्षक पार्क से कलेक्टर तक हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रैफिक अस्त व्यवस्थित हो गया। राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सपाइयों की भीड़ इकट्ठा थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएमओ के कैटरिंग बिल से लेकर गृह मंत्री के फंसने तक पूर्व डीजीपी की किताब में कई रोचक खुलासे। 80 के दशक में एक शहर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी ने खाना खाया और उसका बिल कैटरेटर भुगतान के लिए वर्षों तक चक्कर लगाया रहा था, क्योंकि कैटरेटर के बिल में चिकन डिश भी शामिल थी। वहीं उत्तर प्रदेश के एक पूर्व गृह मंत्री के स्वागत के लिए जब शीर्ष अधिकारी स्टेशन ही नहीं पहुंचे तो क्या स्थिति बनी। ऐसे में कई रोचक किस्सों का जिक्र है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और पी सिंह की किताब में। बिल से लेकर गृह मंत्री के फंसने तक पूर्व डीजीपी की किताब में कई रोचक खुलासे। 80 के दशक में एक शहर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी ने खाना खाया और उसका बिल कैटरेटर भुगतान के लिए वर्षों तक चक्कर लगाया रहा था, क्योंकि कैटरेटर के बिल में चिकन डिश भी शामिल थी। वहीं उत्तर प्रदेश के एक पूर्व गृह मंत्री के स्वागत के लिए जब शीर्ष अधिकारी स्टेशन ही नहीं पहुंचे तो क्या स्थिति बनी। ऐसे में कई रोचक किस्सों का जिक्र है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और पी सिंह की किताब में। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थिएटर में राजकुमार राव की भूल चूक माफ का जलवा। 50 करोड़ के पार हुई कमाई। एक्टर राजकुमार राव पिछले कुछ समय से ही हर तरफ छाए हुए हैं। उनकी फिल्में थिएटर में धूम मचा रही है। उनकी पिछली कुछ फिल्में स्त्री 2, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में कॉमिक अंदाज में नजर आए थे, जिनमें वे स्त्री 2 को जनता का खूब प्यार मिला था। अब वे भूल चूक माफ से सभी को इम्प्रेस कर रहे हैं। राजकुमार राव और वामिका गंभीर स्टारर फिल्म भूल चूक माफ का बजट सोशल मीडिया पर रिलीज से पहले उतना नहीं था, मगर जब से यह फिल्म रिलीज हुई है तभी से फिल्म ने अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया है। फिल्म की कमाई थिएटर की उम्मीद से ज्यादा हो चुकी है। बेहतरीन प्रदर्शन कर रही इस फिल्म ने आज फिल्म की कमाई थिएटर में उम्मीद से कई गुना ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। आज इस फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन बीत चुके हैं।
थिएटर में राजकुमार राव की भूल चूक माफ का जलवा, 50 करोड़ के पार हुई कमाई। एक्टर राजकुमार राव पिछले कुछ समय से ही हर तरफ छाए हुए हैं। उनकी फिल्में थिएटर में धूम मचा रही है। उनकी पिछली कुछ फिल्में स्त्री 2, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में कॉमिक अंदाज में नजर आए थे, जिनमें वे स्त्री 2 को जनता का खूब प्यार मिला था। अब वे भूल चूक माफ से सभी को इम्प्रेस कर रहे हैं। राजकुमार राव और वामिका गंभीर स्टारर फिल्म भूल चूक माफ का बजट सोशल मीडिया पर रिलीज से पहले उतना नहीं था, मगर जब से यह फिल्म रिलीज हुई है तभी से फिल्म ने अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया है। फिल्म की कमाई थिएटर के उम्मीद से ज्यादा हो चुकी है। बेहतरीन प्रदर्शन कर रही इस फिल्म ने आज फिल्म की कमाई थिएटर में उम्मीद से कई गुना ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। आज इस फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन बीत चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर में गिरे भारतीय लड़ाकू विमान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों के गिरने की बात अब देश की सेना के सबसे बड़े अधिकारियों ने स्वीकार कर ली है। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के फाइटर जेट डाउन हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि कितने विमान गिरे। जनरल ने कहा था, असल में मुद्दा ये नहीं है कि विमान गिरे, बल्कि ये देखना जरूरी है कि वे क्यों गिरे और इससे हमने क्या सीखा है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, क्या भारत के विमान गिरे हैं और अब सरकार इस पर चुप क्यों है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों के गिरने की बात अब देश की सेना के सबसे बड़े अधिकारियों ने स्वीकार कर ली है। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के फाइटर जेट डाउन हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि कितने विमान गिरे। जनरल ने कहा था, असल में मुद्दा ये नहीं है कि विमान गिरे, बल्कि ये देखना जरूरी है कि वे क्यों गिरे और इससे हमने क्या सीखा है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, क्या भारत के विमान गिरे हैं और अब सरकार इस पर चुप क्यों है। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टोकरी और तराजू में बैठी श्रीलीला, शादी नहीं बल्कि तेलुगु स्टार श्रीलीला सिर्फ 2 हफ्तों में 24 साल की हो जाएगी। उससे पहले उनकी मां ने इस मौके को यादगार बनाने के लिए एक खूबसूरत कार्यक्रम किया। कार्यक्रम इतना शानदार था कि फैंस डर गए कि वे शादी तो नहीं कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या श्रीलीला सगाई कर रही है। तस्वीरों में श्रीलीला को हंसते सुनहरे रंग की साड़ी और भरे गहनों में देखा गया। उन्होंने अपने बालों में फूल भी लगाए हुए हैं। 2 लोगों ने उन्हें एक टोकरी में उठाकर बाहर निकाला और वे हंस रही थी। तेलुगु स्टार श्रीलीला सिर्फ 2 हफ्तों में 24 साल की हो जाएगी। उससे पहले उनकी मां ने इस मौके को यादगार बनाने के लिए एक खूबसूरत कार्यक्रम किया। कार्यक्रम इतना शानदार था कि फैंस डर गए कि वे शादी तो नहीं कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या श्रीलीला सगाई कर रही है। तस्वीरों में श्रीलीला को हंसते सुनहरे रंग की साड़ी और भरे गहनों में देखा गया। उन्होंने अपने बालों में फूल भी लगाए हुए हैं। 2 लोगों ने उन्हें एक टोकरी में उठाकर बाहर निकाला और वे हंस रही थी।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके तैयार। तमिलनाडु में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके ने तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को पार्टी की बैठक में सीएम एमके स्टैलिन ने नए सदस्यता अभियान आरूढ़ नियमित तमिलनाडु की शुरुआत की। इससे पहले पार्टी की आम परिषद बैठक में स्टैलिन ने सदस्यता अभियान का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने घर घर जाकर सदस्यता अभियान चलाने, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों से जानकारी पहुंचाने और अधिकारियों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की बात कही। इसके बाद पार्टी ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम 30% मतदाताओं को सदस्य के रूप में नामांकित करने का लक्ष्य रखा था और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए नए सदस्य बनाए हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ लेकर पर सदस्यता बनाने का काम सौंपा गया है। तमिलनाडु में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके ने तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को पार्टी की बैठक में सीएम एमके स्टैलिन ने नए सदस्यता अभियान आरूढ़ नियमित तमिलनाडु की शुरुआत की। इससे पहले पार्टी की आम परिषद बैठक में स्टैलिन ने सदस्यता अभियान का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने घर घर जाकर सदस्यता अभियान चलाने, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों से जानकारी पहुंचाने और अधिकारियों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की बात कही। इसके बाद पार्टी ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम 30% मतदाताओं को सदस्य के रूप में नामांकित करने का लक्ष्य रखा था और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए नए सदस्य बनाए हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ लेकर पर सदस्यता बनाने का काम सौंपा गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पति संग लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज हरिद्वार दौरे पर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले पति के साथ हर की पेंडी पहुंचकर गंगा में स्नान किया। इस दौरान गंगा सभा में उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता पहली बार हरिद्वार पहुंची है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का मां गंगा का स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को पूरा कर आज पुण्य भूमि हर की पेंडी पर आई हूँ। आज मैंने मां गंगा के चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना की है कि भारतवर्ष विकसित हो और उनमें दिल्ली भी अपना स्थान बनाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज हरिद्वार दौरे पर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले पति के साथ हर की पेंडी पहुंचकर गंगा में स्नान किया। इस दौरान गंगा सभा में उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता पहली बार हरिद्वार पहुंची है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का मां गंगा का स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को पूरा कर आज पुण्य भूमि हर की पेंडी पर आई हूँ। आज मैंने मां गंगा के चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना की है कि भारतवर्ष विकसित हो और उनमें दिल्ली भी अपना स्थान बनाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज हरिद्वार दौरे पर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले पति के साथ हर की पेंडी पहुंचकर गंगा में स्नान किया। इस दौरान गंगा सभा में उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता पहली बार हरिद्वार पहुंची है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का मां गंगा का स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को पूरा कर आज पुण्य भूमि हर की पेंडी पर आई हूँ। आज मैंने मां गंगा के चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना की है कि भारतवर्ष विकसित हो और उनमें दिल्ली भी अपना स्थान बनाए। माँ यमुना स्वच्छ हो, सुंदर हो, ऐसा आशीर्वाद हम माँ गंगा से लेकर के दिल्ली के विकास को और अधिक गति देने की दिशा में काम करेंगे। और गंगा माँ तो हम सब के लिए, प्रत्येक भारतवर्ष वासी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है, आशीर्वाद देने वाली है। और माँ का आशीर्वाद लेकर मुझे अपने आप में बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं दिल्ली के लिए बेहतर काम कर सकूं और विकसित दिल्ली अपना परचम पूरे देश में, पूरे विश्व में लहरा सके। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सांसद विक्रमजीत सिंह सहानी का बड़ा बयान।
इथियोपिया में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन के दौरान भारतीय सांसद विक्रमजीत सिंह सहानी ने आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सहानी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पड़ोसी देश आतंकवाद को धर्म के मुखौटा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसे कभी सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और आज हम पूरी दुनिया को शांति और एकता का संदेश देने आए हैं। उन्होंने वैश्विक समुदाय से भी आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। विक्रमजीत सिंह सहानी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब आतंकवाद को लेकर दक्षिण एशिया में तनाव और राजनीतिक बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। इथियोपिया में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन के दौरान भारतीय सांसद विक्रमजीत सिंह सहानी ने आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सहानी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पड़ोसी देश आतंकवाद को धर्म के मुखौटा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसे कभी सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और आज हम पूरी दुनिया को शांति और एकता का संदेश देने आए हैं। उन्होंने वैश्विक समुदाय से भी आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। विक्रमजीत सिंह सहानी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब आतंकवाद को लेकर दक्षिण एशिया में तनाव और राजनीतिक बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। भारतीय सेना की वॉर क्राई है जो महान साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रचना, देहे शिवा वर मोहे एहे, शुभ कर्मंते कभू न टरूं और स्यों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, जब आव की औध निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरूं। भारत शांति का संदेश देने हम आए हैं। आज इथोपियन लीडरशिप से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी पार्टी लीडर ऑफ द प्रॉस्पेरिटी पार्टी से मुलाकात हुई, जहां इंडिया इथोपिया का एक हिस्टोरिक रिलेशन पढ़ा मैंने कि 1950 में जब भारत पहला अफ्रीकन कंट्री में एम्बेसी खुली तो भारत के सरदार संत सिंह यहां एम्बेसडर बने, आपके ग्रेट 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 प्रेडेसर। और आप खुशकिस्मत हैं, इथोपिया, वी कॉन्ग्रेचुलेट दैट दिस कंट्री वाज नेवर ए कॉलोनी बिकॉज इंडिया हैव सीन एंड नाउ वी आर हैविंग द लेगेसी ऑफ द colonialism एंड वी आर स्टिल फेसिंग व्हाट वाज लेफ्ट बिहाइंड। और ये जब हो रहा है जो कुछ, ये उसी वजह से हो रहा है। वो कहते हैं ना, जख्म जाता है तो दाग छोड़ जाता है। फिर हम अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर्स गए, वहाँ पे अफ्रीकन यूनियन का जो कमेटी रेजोल्यूशन नंबर 1237 या वट एवर, उसमें तो पूरा टेररिज्म एक्ट अफ्रीका में बना है। काउंटर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इलिसिट फंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, ड्रोन्स, यूजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बाय टेररिस्ट, एवरीथिंग हैज बीन फ्लैग्ड देयर। और आर्टिकल 7B of the African Union Act on Terrorism provides for that AU can enter any country, any African nation, if they are not controlling, if they are not find bona fide to control the cross-border terrorism. एकदम मेरा अतीत में ध्यान गया जब अनंत शर्मा जी कॉमर्स मिनिस्टर थे, सार्क CCI का मैं चेयर था, डॉक्टर मनमोहन सिंह PM थे। इंडिया ने सब 8 कंट्रीज को इकट्ठा करने में साउथ एशियन बहुत कोशिश की, बहुत वीज़ा फ्री कर दिए हमारे रिकमेंडेशन, इन्होंने कई मेड इन इंडिया, हर जगह हम गए, मालदीव, अफगानिस्तान सब, लेकिन एक देश की वजह से वो सार्क जो है वो वन कंट्री हेल्ड होल सार्क एज होस्टिंग। मैं आज सोच रहा था सार्क में आज सार्क होता एक्टिव काठमांडू, तो ये AU वाला कानून हम सार्क में भी बना देते और फिर देखते पड़ोसी मुल्क को कि सार्क की फौजें फिर नहीं होता तो AU वाला जो प्रोविजन है। तो भारत का आपको पता है जो ये चली जा रहा है 1947 से, जैसे हमारे मुरलीधरन जी अक्सर बताते हैं, तो
आप देखिए वाजपेयी जी, जब आपको याद होगा कि फ्रेंडशिप बस लेके चले गए 99 में, हम भी वहाँ थे, लाहौर डिक्लेरेशन हो गया, वो हो गया, आए 1-1.5 महीना स्याही अभी सूखी नहीं, कारगिल अटैक हो गया, वहाँ पता ही नहीं उनको कितने पावर सेंटर हैं, आर्मी अलग है, 4 coup हो गए, 26/11 हो गया, छत्तीस सिंहपुरा में 27-28 सिखों को शहीद कर दिया, चलता ही जा रहा है, कुछ दिन बीते, तो अब 0 टॉलरेंस है भारत की। लेकिन भारत का न्यूक्लियर किया तो भारत ने पहले ही लिख दिया खुद ही, सेल्फ डिसिप्लिन, नो फर्स्ट यूज, क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी हमने श्रद्धा के फूल भेंट किए, नॉन वायलेंस, नॉन अलाइंड मूवमेंट भारत, तो उसके लिए सब हम इकट्ठे हैं। हमारे मुस्लिम भाई, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में है, कोई भी आपस में भेदभाव नहीं है, लेकिन इस टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, टेररिस्ट हैव नो रिलीजन, लेकिन पड़ोसी मुल्क इसको रिलीजन का मुखौटा पहनाने की कोशिश कर रहा है, वो हम कभी भी उसको अपने एफर्ट्स में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और जय भारत। अब वक्त हो चला है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बने रहिए हमारे साथ शाम की खबरों में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।